morning students. We have started chapter 1. Today we will continue and I will try to complete this chapter 1. We have already completed आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन थे? जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, आर्ट फैक्ट्स है, ये सब था. अब अगला सोर्सेज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है लिटरेरी. लिटरेरी का जो वर्ड है वो लिटरेचर से बना है, यानी जिसका संबंध पढ़ाई से है. जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी जानकारी लिखित रूप में देते हैं. तो लिखित रूप में जो जानकारी हमको मिलती है इतिहास के बारे में, उनको कहा जाएगा लिटरेरी सोर्सेज. These sources include any written account. ये जो लिटरेरी सोर्सेज है ये लिखित रूप से इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है, यानी ये एक लिखित प्रमाण है इतिहास का. In the past, most of the books were handwritten and were called manuscript. पहले बहुत सारी किताबों को अपने हाथों से लिखा जाता था और हाथों से लिखी गई किताबों को कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट. These manuscripts are handwritten records of the past and the most important literary sources. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये हाथ से लिखा हुआ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट sources of information है हिस्ट्री का. In the beginning, people wrote on stone walls, copper plates, palm leaves, and the bark of certain trees such as bust tree. शुरू में लोग पत्थर के दीवार पर लिखा करते थे, कॉपर प्लेट पर लिखते थे, पाम के कुछ पत्थरों पर लिखते थे जैसे पाम का लीफ, पेड़ के छाल पर लिखते थे जैसे बर्च का पेड़ है उसके छाल पर लिखा करते थे. इट वॉज ओनली लेटर दैट पेपर वॉज यूज फॉर राइटिंग. इसके बाद लिखने के लिए कागज का यूज किया जाने लगा. यानी सबसे पहले लोग लिखने के लिए किसका यूज करते थे? तो पत्थर का, उसके बाद पेड़ का, पत्ते का. लेकिन जब कागज का आविष्कार हो गया तो लोग कागज पर लिखना शुरू किए. रिलीजियस लिटरेचर. Religious literature including epics like the Ramayana, Mahabharata, Vedas and Upanishads tell us about our religion and culture, about right or wrong action, about our duties and responsibilities. कुछ धार्मिक किताबें भी लिखी गई थी जैसे रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद. ये सब अपने धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, आप क्या, आपका सही काम क्या है, गलत काम क्या है, आपका क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या दायित्व है, ये सब उस किताब में लिखी गई है. यानी रामायण और महाभारत में सही क्या है, गलत क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई है. द रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैन्स एंड द जातका टेल्स ऑफ द बुद्धिस्ट ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. एक और किताब है जातका टेल्स जो हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में जानकारी देते हैं. जैन धर्म और बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते हैं. सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर. सेकुलर मतलब होता है जिसका किसी धर्म से संबंध नहीं है, धर्मनिरपेक्ष. ऑल राइटिंग्स एक्सेप्ट द रिलीजियस राइटिंग्स आर कॉल्ड सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर. ऐसी किताब जिसका संबंध धर्म से नहीं है उसे सेकुलर या नॉन रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, बुक्स ऑन मेडिसिन, साइंस एंड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा आर नॉन रिलीजियस लिटरेचर. अब नॉन रिलीजियस लिटरेचर में किसको किसको काउंट करेंगे आप? तो जो विदेशी लोग हमारे देश में आए थे वो जो लिखित रूप से दिए थे उनकी किताबें, राजा जो लिखे थे वो उनकी कहानियाँ, कविताएं, नाटक, दवा पर जो किताबें लिखी गई थी, विज्ञान पर जो किताबें लिखी गई थी, राजनीति पर जो किताबें लिखी गई थी, ये सब को आप नॉन रिलीजियस लिटरेचर में काउंट कर सकते हैं. प्लेज रिटन बाय कालिदास, द अर्थशास्त्र बाय आचार्य चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, द इंडिका बाय मेगास्थनीज, अकाउंट्स ऑफ आर्यन एंड वेंट्स
संगम लिटरेचर एक्सेट्रा। यानी कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे नाटक कालिदास ने एक नाटक लिखा था, वो है बहुत सारा लिखा था कालिदास ने, रघुवंश, मेघदूत। अर्थशास्त्र को लिखे थे आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। इसके अलावा फाहियान और वेंसान ने भी कुछ किताबें लिखी थी जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है। ये सब सेकुलर, नॉन सेकुलर, ये सब नॉन सेकुलर के एग्जाम्पल में आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज एंशिएंट बुक्स were written in Sanskrit, Prakrit and Pali language, especially in North India. हमारे नॉर्थ इंडिया में जो भी किताबें लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि यही तीन लैंग्वेज को यहाँ के लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। वाइल तमिल वाज यूज्ड इन साउथ इंडिया, जबकि साउथ इंडिया में तमिल का यूज किया जाता था, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग तमिल भाषा को भी समझते थे। यानी जो लोग इस जगह रहते थे उसी जगह के लोगों की भाषा को ही साहित्य के रूप में भाषा को साहित्य के रूप में लिखा गया था, ताकि लोग अच्छी तरह समझ सकें। All these literary sources provide us detailed information about the political, social, economic and religious life of particular period. ये सारे किताबें जो हैं ये हमें जानकारी देते हैं उस समय के लोगों का, उस समय की राजनीति, उस समय का समाज, उस समय का आर्थिक, उस समय का धार्मिक लाइफ लोगों का कैसा था, ये हमें जानकारी देते हैं। अब अगला पॉइंट है द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है भारत के आसपास, भारत में और भारत के आसपास किस तरह की भौगोलिक संरचनाएं थी, जैसे पहाड़, मैदान, घाटी, समुद्र, नदियां, ये सब। हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड is greatly influenced by the geographical locations and associated factors. हिस्ट्री geographical factors से शुरू से ही प्रभावित रहा है। Indian history is also greatly influenced by its geography. भारतीय इतिहास भी अपने भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। India is surrounded by sea on three sides. भारत जो है तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। It is surrounded by sea on three sides. It is protected by the Himalayas in the north. इसके नॉर्थ में हिमालय है। But there are several mountains passages through which people from central India, Iran and Afghanistan keep coming to India. भारत में दूसरे देश से आने के लिए कुछ दर्रे भी थे, कुछ रास्ते भी थे। वो किस किस देश से लोग आते थे अपने देश में उस रास्ते से? तो सेंट्रल एशिया, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीन देश के लोग उसी रास्ते से अपने देश में आते थे। इंडिया इज ऑल्सो लैंड ऑफ रिवर्स। भारत नदियों का देश है, भारत में कई नदियाँ बहती हैं। These rivers provide India with plenty of fresh water and extensive fertile plains. ये नदियाँ जो हैं हमें ताज़ा पानी देती है और उपजाऊ मैदान देती है। The first settlements and the earliest cities developed on the banks of these rivers were Indus, गंगा और नर्मदा। सबसे पहले लोग रहना शुरू किए थे कहाँ पर, किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या नर्मदा नदी के किनारे लोग रहना शुरू किए थे। India has a long coastline and since the time of Indus Valley civilization it has established great relationship. भारत का जो समुद्री रेखा है, समुद्री तट है, बहुत लंबा है और ये शुरू से ही इस समुद्री रास्ते से दूसरे देश से भारत व्यापार करता रहा है। The long chain of lofty mountains all along the northern boundary protects India from the severe cold waves from the north, creating a distinct climate region. भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़ है और ये हिमालय पहाड़ उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, भारत में आने नहीं देता और हमें भयंकर सर्दी से बचा लेता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए पहाड़ों को बचा रहा है ठंडा से, नदियाँ हमारे मैदान को उपजाऊ बना रही है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, नदियों के रास्ते से आवागमन भी होता है, समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। इस प्रकार भूगोल का इतिहास से बहुत गहरा संबंध है।
People of India, their food, clothes, customs, traditions all evolved in these conditions. Thus, it is greatly influenced by विश्व क्योंकि लोगों भारत के लोग भारत का भोजन, भारत का कपड़ा, भारत का रीति रिवाज ये सब इसी अवस्थाओं से ही बनती है। जैसा क्लाइमेट वैसा लोग, इसीलिए इतिहास का ज्योग्राफी से बहुत गहरा संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको हम अगला कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसका हम आंसर आपको बता दें, आप इसको लिख लें और इसके बाद नेक्स्ट जो है हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप क्वेश्चन आंसर जो है हम केवल आंसर लिख देते हैं, आप इसको कॉपी में लिख देंगे करके। एक्स डब्ल्यू आई हैव 1
नवनीत सर, नवनीत सर, ये क्वेश्चन जो है आप लिख लेंगे, नेक्स्ट डे जो है फिर हम